नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी हम एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और साथ में उनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी देखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से XY टाइप का लिंग निर्धारण होता है, तो ये किस में देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है इसमें ड्रोसोफिला, ठीक है, दूसरा कॉकरोच, तीसरा पोल्ट्री और चौथा है मधुमक्खी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रोसोफिला हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फल मक्खी भी बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी नर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किस पौधे पर किया। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनको क्या बोलते हैं, हम आनुवांशिकी के पिता बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो उन्होंने शोध कार्य किया था वो मटर पर किया था, लेकिन किस मटर पर किया था। इसमें क्या तीन ऑप्शन दे रखे हैं, देखो एक है मीठी मटर, दूसरा है उद्यान मटर और जंगली मटर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्यान मटर। इसको क्या बोलते हैं हम, पाइसम सेटाइवम भी बोलते हैं। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एकल संकरण में फिनोटाइप की संख्या बताएं, यानी कि एकल संकरण में जो फिनोटाइप की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूसंकरण में जीनोटाइप की संख्या बताएं, यानी कि दूसंकरण में जो जीनोटाइप की संख्या होती है वो कितनी होती है, 9 होती है। देखिए छठवां क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा है। देखो थाइमिन के स्थान पर आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, यानी कि थाइमिन के स्थान पर आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, देखिए सातवां क्वेश्चन है कि मानव में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो जो O नेगेटिव होता है इसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक है, नर युग्मक किसे बोलते हैं, शुक्राणु को बोलते हैं। और मादा युग्मक किसे कहते हैं, अंडाणु को बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जो जीन होती है उनको क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। जीन होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, और मेंडल ने क्या कहा था, इनको फैक्टर या कारक कहा था, यह भी ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन किसे बोलते हैं हम, आरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और एक रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम, रिप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यौमनज में गुणसूत्र होते हैं, युग्मनज में गुणसूत्र होते हैं, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। यानी कि जो युग्मनज होता है ना वो अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से बनता है। ठीक है, दोनों के मिलने से बनता है। और जो युग्मनज होता है वो कैसा होता है, 2n होता है। और जो युग्मक होता है वो n होता है, यानी कि हैप्लॉयड होता है। और युग्मनज होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो ध्यान रखना है इनको। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि मानव की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों के कितने समुच्चय पाए जाते हैं। तो कितने सेट पाए जाते हैं, 2 सेट पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र जिसमें दोनों भुजाएं समान होती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो गुणसूत्र होता है उसकी जो आकृति होती है वो वी आकृति होती है। वो इसलिए क्योंकि मेटासेंट्रिक की जो दोनों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी मादा में लिंग निर्धारण होता है। मधुमक्खी मादा में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिगेमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिगेमिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एपिगेमिक का मतलब क्या होता है, यानी कि लिंग का निर्धारण निषेचन के बाद में होता है। और देखो प्रोगेमिक क्या होता है, प्रोगेमिक का मतलब ये होता है यानी कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो निषेचन से पहले होता है। और एक होता है सिंगेमिक। सिंगेमिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो निषेचन के साथ में ही होता है, जैसे कि अपने मानव हो गया और जानवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या सबको क्लियर करना है, ऐसा नहीं है जो आंसर है उसको ही देखना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें केंद्र का एवं केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रोपेज अवस्था। यानी कि जो प्रोपेज अवस्था होती है वो समसूत्री विभाजन की सबसे पहली और सबसे बड़ी अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, केंद्र का, ठीक है, और केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों क्या विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेज हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाए जाने वाला बंध है। तो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और ध्यान रखना है यानी कि जो एडिनिन, ठीक है, एडिनिन और ए और टी के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, एडिनिन और ग्वानिन के बीच में, और थाइमिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूसंकरण में फिनोटाइप का अनुपात बताइए क्या होता है? दूसंकरण में जो फिनोटाइप का अनुपात होता है वो कितना होता है? 9:3:3:1 होता है। और जो जीनोटाइप अनुपात होता है वो कितना होता है? 12:24 12:12:1, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, 12:24 12:12:1। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का कौन सा नियम एकल संकरण पर आधारित नहीं है? तो ये क्या पूछ रहा है कि मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जो एकल संकरण पर आधारित नहीं है? तो देखो जो प्रभावता का नियम है वो एकल संकरण पर आधारित है, पृथक्करण का नियम है वो एकल संकरण पर आधारित है, लेकिन जो स्वतंत्र अपघूवन का नियम है ये दूसंकरण पर आधारित है, ठीक है, दूसंकरण पर आधारित है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अपघूवन का नियम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि टीआरएनए पर पाए जाने वाला 3 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये एंटीकोडोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीकोडोन कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी जीव की आनुवंशिकी में अचानक बदलाव आना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन क्या होता है? किसी भी जीव की आनुवंशिकी में अचानक से परिवर्तन होना क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। और म्यूटेशन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? हुगो डी बेरेज ने बताया था, ठीक है। इसकी खोज की थी वो रातरानी पादप में की थी, जिसे क्या बोलते हैं हम? इवनिंग प्राइमरोज बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री फस्ट की अवस्था जिसमें समजात गुणसूत्रों के युग्मों का पृथक्करण होता है वो कौन सी हो जाएगी? एनाफेज फर्स्ट हो जाएगी। दोस्तों हमने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू और 1 लाइन क्वेश्चन आंसर, ठीक है, प्लेलिस्ट दे रखी है, सभी के डाल रखे हैं, 10 सब्जेक्ट के डाल रखे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या एचडीपी सेकंड ईयर, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपकी सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था जिसमें काइजमेटा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये बता दूं कि काइजमेटा क्या होता है। देखो यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो पैकेटिन अवस्था होती है ना, उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक क्रॉस नाम की संरचना बनती है, इसको क्या बोलते हैं हम? काइजमेटा बोलते हैं। तो जो काइजमेटा जो देखने को कब मिलती है? तो ये डिप्लोटीन अवस्था में देखने को मिलती है। कब मिलती है? डिप्लोटीन अवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है ना। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का रासायनिक आधार है। तो आनुवंशिकी का रासायनिक आधार क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या करा है कि गुणसूत्र पर वह स्थान जहां पर जीन पाई जाती हैं, गुणसूत्र पर वह स्थान जहां पर जीन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं या बिस्तल बोलते हैं, लोकस या बिस्तल बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी जीव का जेनेटिक मेकअप क्या कहलाता है? किसी भी जीव का जेनेटिक मेकअप क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो घोड़े में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 62 होती है, ठीक है। कितनी होती है? सॉरी, घोड़े में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 64 होती है। और गधे में कितनी होती है? 62 होती है। और जो खच्चर होता है उसमें कितनी होती है? 63 होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गाय में लिंकेज ग्रुप की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो गाय में जो लिंकेज ग्रुप की संख्या होती है वो कितनी होती है? 30 होती है। तो उसको निकालते कैसे हैं? यानी कि गाय में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है? 60 होती है, ठीक है। तो 60 में 2 का भाग देकर क्या है? लिंकेज ग्रुप की संख्या हम निकाल सकते हैं, तो 30 आ जाएगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ही युग्म के 2 गुणसूत्र जिनकी भुजाएं समान हो तथा जीनों का क्रम समान हो क्या कहलाते हैं? तो सीधी सी बात है, क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुर्गियों में ब्रूडीनेस किस प्रकार का लक्षण है? मुर्गियों में जो ब्रूडीनेस देखने को मिलता है वो किस प्रकार का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंग संलग्न। क्या हो जाएगा? लिंग संलग्न प्रकार का लक्षण है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बना होता है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बना होता है वो किस किस का बना होता है?
एक तो जो नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट का बना होता है। देखिए 32वां क्वेश्चन है कि कोडोन कहाँ पाए जाते हैं। कोडोन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, एमआरएनए पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए। 33वां क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, एनाफेज हो जाएगी। ठीक है, देखिए 34वां क्वेश्चन है कि इंटरफेज की अवस्था जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। तो देखो डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो किस अवस्था में होता है, एस अवस्था में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और एक होती है जीवन अवस्था। जीवन अवस्था में क्या होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद है जी टू अवस्था में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबको याद रखना है। और G0 जो फेज होती है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। अगला है कि गुणसूत्रों की संख्या को आधा करने के लिए जिम्मेदार विभाजन है। तो वो कौन सा विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अर्धसूत्री जो विभाजन सेकंड होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लिंकेज शब्द किसने दिया था। तो लिंकेज किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। लिंकेज क्या होता है, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति तथा उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। और इसके बारे में किसने बताया था, मॉर्गन ने बताया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रेडिंग अप के द्वारा कौन सी पीढ़ी में 75% शुद्धता आ जाती है। तो वो द्वितीय पीढ़ी में आ जाती है। ग्रेडिंग अप क्या होता है, यानी कि शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध मादा के साथ 7 से 8 पीढ़ी तक क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप कहलाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यही होता है ग्रेडिंग अप का, ताकि शुद्ध नस्ल प्राप्त हो सके। ठीक है, 7 से 8 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल प्राप्त हो सके। देखिए 38वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में भैंस की नस्ल सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रजनन नीति कौन सी है। तो वो कौन सी हो जाएगी, चयनित प्रजनन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा होगा। आपके क्या है, कई चीज़ क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने दिया। तो देखो जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप ये तीनों शब्द किसने दिए थे, जॉनसन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि अवांछित प्रजनन कहलाता है। तो जो पनमिक्सिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अवांछित प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि फिनोटाइप चयन किसे कहा जाता है। फिनोटाइप चयन किसे कहा जाता है। तो इंडिविजुअल जो सिलेक्शन होता है ना, व्यक्तिगत चयन, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप चयन बोलते हैं। देखिए 42वां क्वेश्चन है कि प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था जिसमें सिनेप्सिस देखने को मिलता है। प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था जिसमें सिनेप्सिस देखने को मिलता है वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, जाइगोटीन अवस्था हो जाएगी। सिनोप्सिस का मतलब क्या होता है, गुणसूत्रों का पास पास आना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का विभाजन देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का जो विभाजन होता है वो किस में देखने को मिलता है। तो बताइए किस में देखने को मिलता है, यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है उसमें गुणसूत्रों का विभाजन देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सॉल्ट हॉर्न गाय में त्वचा का रंग किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, सहप्रभाविता का, यानी कि को डोमिनेंस का उदाहरण हो जाएगा। सहप्रभाविता क्या होता है, सहप्रभाविता वो होता है जिसमें दोनों एलील होती है वो अपना अपना प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2n+1 अवस्था कहलाती है। तो देखो 2n+1 तो कितना हो जाता है, 2n+1 3 हो जाता है ना, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइसोमी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से स्टार्टर कोडोन का उदाहरण है। स्टार्टर कोडोन जहां से प्रोटीन संश्लेषण शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्टर कोडोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AUG। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडी की संख्या होती है तो वो कितनी होती है, 0 होती है। देखिए 48वां क्वेश्चन है कि मानव में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी दर्शाती है। तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी किसे दर्शाती है, डाउन सिंड्रोम को दर्शाती है। किसको, डाउन सिंड्रोम को। देखिए 49वां क्वेश्चन है कि बेटी के प्रदर्शन के आधार पर पिता का चयन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तो ये कहलाता है संतति परीक्षण, यानी कि प्रोजेनी टेस्टिंग। ठीक है, देखिए 50वां क्वेश्चन है कि चयन की सबसे खराब विधि है। चयन की सबसे खराब विधि कौन सी हो जाएगी, टेंडम चयन हो जाएगी। ठीक है, और चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी चयन इंडेक्स।
यानी कि टैंडम चयन है जो सबसे खराब विधि है, वो क्यों है? क्योंकि इसमें एक बार में एक ही लक्षण का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये सबसे खराब विधि है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माँ एवं पुत्र के मध्य प्रजनन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है, और ये इन ब्रीडिंग का उदाहरण है, ठीक है। देखिए 52वां क्वेश्चन है कि लाइगर, लाइगर किसका क्रॉस है? तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, यानी कि जब हम क्रॉस करवाते हैं ना, तो पहले क्या है, नर लेते हैं और उसके बाद मादा लेते हैं। तो यहाँ पे जो एल आई है, एल आई का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ एल आई का मतलब हो जाएगा लोइन, ठीक है, लोइन यानी शेर। और जो गर है लास्ट में, गर, गर का मतलब हो जाएगा टाइगर। तो इसमें नर शेर और मादा टाइगर, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं? लाइगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की बैकबोन बनी होती है, यानी कि डीएनए की जो बैकबोन होती है, बैकबोन किसे बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी, जो डीएनए को आधार प्रदान करती है, ठीक है। तो वो किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? वो पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी? पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्री मार्टिन अवस्था होती है, तो फ्री मार्टिन अवस्था किसको बोलते हैं हम? जब गाय में बछड़ा एवं बछड़ी जुड़वा पैदा होते हैं, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन बोलते हैं, ठीक है। देखो बस फ्री मार्टिन क्या होता है, यानी कि जब गाय में बछड़ा और बछड़ी जुड़वा पैदा होते हैं ना, तो जो मादा बछड़ी होती है वो क्या है? बांझ होती है, और उससे जो बांझ मादा बछड़ी को क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या करा है कि समजात गुणसूत्रों के बीच, समजात गुणसूत्रों के बीच भुजाओं का आदान प्रदान होना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। बिल्कुल सही है। ये किस अवस्था में होता है? तो देखिए इसको हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये किसके कब होता है, किस में होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोपेज फर्स्ट की जो पैकेटिन अवस्था होती है, उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। और विभिन्नता का मुख्य आधार क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। यानी कि जो विभिन्नताएं आती हैं ना जानवरों में, वो किसके कारण आती हैं? क्रॉसिंग ओवर के कारण आती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव में गंजापन किसका उदाहरण है? मानव में जो गंजापन आता है वो किसका उदाहरण है? तो बताइए किसका उदाहरण हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा लिंग प्रभावी लक्षण का। किसका हो जाएगा? लिंग प्रभावी लक्षण का। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रजाति की दो भिन्न नस्लों के बीच प्रजनन कहलाता है। एक ही प्रजाति की दो भिन्न नस्लों के बीच प्रजनन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। और दो अलग अलग प्रजातियों के बीच प्रजनन क्या कहलाता है? प्रजातीय संकरण कहलाता है, जैसे कि घोड़ा और गधी का क्रॉस, ठीक है, यानी कि दो प्रजातियों का क्रॉस। देखिए 58वां क्वेश्चन है कि एक ही नस्ल के दो असंबंधित जानवरों में प्रजनन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये आउट क्रॉसिंग कहलाता है। देखिए 59वां क्वेश्चन है कि मानव में रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए किसके आधार पर किया जाता है? यानी कि आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है मैं आपके लिए बताता हूँ। अगर आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगर आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन कुछ भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये, यानी कि रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है वो आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर किया जाता है। देखिए 60वां क्वेश्चन है कि वी आकृति का गुणसूत्र है। तो वी आकृति का गुणसूत्र कौन सा हो जाएगा? उसमें मेटासेंट्रिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यानी कि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है ना वो बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर हो गया। तो जो मेटासेंट्रिक होता है वो किस आकृति का हो जाएगा? वी आकृति का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कौन सी अवस्था होती है? तो कौन सी अवस्था होती है? वो 44 प्लस XXY अवस्था हो जाएगी। देखिए 62वां क्वेश्चन है कि डीएनए एवं आरएनए में समानता होती है, वो किसकी होती है? डीएनए एवं आरएनए में जो समानता होती है वो किसकी होती है? प्यूरिन क्षारक की होती है। प्यूरिन क्षारक की होती है, जबकि पिरिमिडीन क्षारक होते हैं ना, पिरिमिडीन क्षारक वो तो अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? क्योंकि उसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेज फर्स्ट की अवस्था जिसमें गुणसूत्र गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं। प्रोपेज फर्स्ट की अवस्था जिसमें गुणसूत्र गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं, कौन सी अवस्था हो जाएगी बताइए? तो वो हो जाएगी लेप्टोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन।
दोस्तों अगर वीडियो में कोई आपको कमी लगे या स्पीड तेज़ हो स्लो हो तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे ना तो हमको पता नहीं चलेगा, और जो हमें कमी होगी उसको हम सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता दिया करो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीन दूसरी नॉन एलीलिक जीन के प्रभाव को दबा देती है उसको क्या बोलते हैं? प्रबलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबलता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिस। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसी जीन जो दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है, ऐसी जीन जो दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है उसको क्या बोलते हैं? हम प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुर्गे में कलंगी के प्रकार का उदाहरण है, मुर्गी में कलंगी के प्रकार का उदाहरण है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेबोरेटिव जीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोलेबोरेटिव जीन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के स्वतंत्र अपभुवन सिद्धांत का अपवाद है, तो मेंडल के स्वतंत्र अपभुवन का नियम क्या कहता है? यानी कि जो दोनों जीन होते हैं वो क्या है? अपना अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से दिखाते हैं, जबकि जो लिंकेज होता है वो क्या कहता है कि जीनों के साथ साथ रहना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाना क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। तो मेंडल के जो स्वतंत्र अपभुवन का नियम है ना उसका अपवाद क्या हो जाएगा? लिंकेज हो जाएगा। लिंकेज का मतलब क्या होता है? जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति तथा उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है, ठीक है। तो लिंकेज का मतलब यही होता है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ ही मरते दम तक, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नदीय भैंस एवं दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर होता है, वो किसका होता है? सींग का होता है, खुर का होता है, त्वचा के रंग का होता है, या गुणसूत्रों की संख्या का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्रों की संख्या को होता है। यानी कि जो नदीय भैंस यानी कि जो रिवर बफेलो होती है ना उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 50 होती है। जबकि जो दलदलीय भैंस यानी कि स्वयं पे बफेलो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो विषमजात गुणसूत्रों के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? वाह, क्या क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे इसको, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है कि दो विषमजात गुणसूत्रों के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप पर नहीं आता है ना तो फिर कमेंट में मैं आपके लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको किसी भी चीज़ की सहायता नहीं लेनी है, आपको देख कर बताना है या सोच कर बताना है, ठीक है। गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे राइट आंसर, ठीक है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है चयन की सबसे अच्छी विधि है, चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी? चयन इंडेक्स हो जाएगी, ठीक है। पहले भी बात कर चुके हैं इसकी हम। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आधार के द्वारा नर का दुग्ध उत्पादन के लिए चयन नहीं कर सकते? तो जो व्यक्तिगत चयन होता है ना, व्यक्तिगत चयन, उसमें नर का दुग्ध उत्पादन के लिए हम चयन नहीं कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत चयन हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 72वां क्वेश्चन है कि डीएनए में एडेनिन का ग्वानिन में बदल जाना क्या कहलाता है? डीएनए में एडेनिन का ग्वानिन में बदल जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2n-1 अवस्था क्या कहलाती है? तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, हमने पहले भी बताया था 2n-1। तो जब दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? एक बचेगा, ठीक है। एक बचेगा ना, और एक को क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसोमी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव में रक्त समूह के लिए कुल कितने फिनोटाइप जिम्मेदार होते हैं, या कुल कितने फिनोटाइप पाए जाते हैं? तो मानव में रक्त समूह के लिए कुल कितने फिनोटाइप होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो ए होता है, एक बी होता है, और एक ए बी होता है, और एक ओ होता है। तो 4 हो गए ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या है? ये फिनोटाइप है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए 75वां क्वेश्चन है कि झुंड का आधा किसे कहते हैं? जो शायर होता है ना उसको क्या बोलते हैं? झुंड का आधा बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा देखो कि संतति परीक्षण किसके चयन के काम में लेते हैं? संतति परीक्षण किसके चयन के काम में लेते हैं? तो किसके काम लेते हैं? सांड के लिए काम लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण है। प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण देखो, पहला ऑप्शन है इसमें सुअर में हेलोथिन जीन, दूसरा है गाय में डबल मस्कुलिन जीन, तीसरा है मानव में सिकल सेल एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 78वां क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना होती है। तो डीएनए की संरचना के बारे में
यानी कि डीएनए की जो दोहरी कुंडलित जो मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। ठीक है, किसके आधार पर दिया था? एक्सरे विवर्तन के आधार पर दिया था। तो देखो क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है? दोहरी कुंडलित होती है और कैसी होती है? विपरीत समानांतर होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि म्यूल किसका संकरण है? म्यूल बोले तो खच्चर। जो खच्चर होता है वो किसका क्रॉस होता है? घोड़ी और गधे का क्रॉस होता है। किसका होता है? घोड़ी और गधे का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेयर एंड जैक। ठीक है, मेयर और जैक का क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है? म्यूल कहलाता है, खच्चर कहलाता है। एक होता है क्या? हिन्नी। हिन्नी होता है वो किसका क्रॉस होता है? हिन्नी जो क्रॉस होता है वो किसका होता है? घोड़ा और गधी का होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाइपर ट्राइकोसिस है। हाइपर ट्राइकोसिस है तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि हाइपर ट्राइकोसिस किसे कहते हैं। यानी कि कानों पर बालों का गुच्छा पाए जाना। कानों पर बालों का गुच्छा पाए जाना क्या कहलाता है? हाइपर ट्राइकोसिस कहलाता है। और ये क्या है? बाइसंलग्न लक्षण है। कैसा है? बाइसंलग्न लक्षण है। ठीक है।